डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप तेज़ी से काम करना चाहते हैं और बहुत सारे लोगों के साथ अपने साथ में जोड़ना चाहते हैं तो उसका तरीका है सोशल मीडिया। जी हाँ, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ समस्या ये है कि सोशल मीडिया की शुरुआत कैसे करें और सोशल मीडिया से प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें। अगर ये एपिसोड आपने लास्ट तक देख लिया तो इसका समाधान आपको मिल जाएगा। एंजॉय द शो। तो यूथ को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या डायरेक्ट सेलिंग उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है? या जिन लोगों के घर में मैं प्लान दिखाने ले जाता था, डायरेक्टली लोग दरवाज़ा बंद कर देते थे कि बंद हो जाएगी, भग जाएगी, बेकार काम होता है। डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन करने के बाद में कितने समय के बाद आपको लगा कि अब तो लाइफ सेट हो गई? पहली जो एक अच्छी खुशी आपको मिली वो कौन सी खुशी थी? मैं सर छोटा अचीवमेंट हो या बड़ा अचीवमेंट मैं सेलिब्रेट बहुत करता हूँ। ड्रीम हमने एक नए व्यक्ति का कब बनवाना चाहिए? फ्यूल नहीं रहेगा तो कार चल पाना पॉसिबल नहीं है। यूथ का क्या अट्रैक्शन है डायरेक्ट सेलिंग में और क्या डर है? दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। रामचरितमानस में एक दोहा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यानी जिसकी जैसी भावना है उसको प्रभु की सूरत वैसी ही दिखती है। और हम भी जैसी भावना किसी भी व्यक्ति को लेके, किसी भी समुदाय को लेके, किसी भी राज्य को लेके अगर बना लेते हैं तो वैसा ही फिर हमें दिखने लग जाता है। मैं पहली बार जब छत्तीसगढ़ गया, शायद 20 साल पहले की बात होगी, तो वहाँ मैंने एक कहावत सुनी कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। तो वो कहावत मुझे बहुत अच्छी लगी और उसी प्रकार का एक भाव छत्तीसगढ़ के प्रति मेरे अंदर में पैदा हुआ। जिस प्रकार का प्यार, प्रेम और स्नेह मुझे वहाँ से मिला, और उस दिन के बाद में जितने भी लोगों से मैं मिला, स्पेशली जो छत्तीसगढ़ से मिले, जब वो अपना परिचय देते हैं तो वैसे ही एक भाव आता है और उसी भाव की वजह से वैसी ही मूर्त, वैसी ही उनकी छवि अंदर में दिखने को मिल जाती है। मेरे पास में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो आज हमारे मेहमान जी हाँ छत्तीसगढ़ से हैं, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। तो आइए मिलकर स्वागत करें नारद साहू जी का। नारद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर पहले तो मैं थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल में, जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ये चैनल है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। और कहीं ना कहीं मेरा एक ड्रीम था कि काश मैं भी एक दिन सर के साथ बैठूं या उनके चैनल में जाकर बात करूं। तो आज कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल और लोगों की जो ब्लेसिंग है, लोगों ने जो आज लोगों ने जो आभार मुझे बताया है, आज उनका कहीं ना कहीं मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तो मेरे जो लोग हैं उनका भी एक अच्छा ब्लेसिंग है, जिसके कारण आज मैं यहाँ पर हूँ। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच नारद जी। मैं व्यूवर्स को एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जब भी हमारे गेस्ट आते हैं तो गेस्ट के आने से पहले हम एक छोटा सा उनका एक इंट्रो वीडियो शॉर्ट्स में डालते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स में जो एक ऑप्शन रहता है, और उसमें हमारे गेस्ट बताते हैं कि हम चैट विद सुरेंद्र वत्स पे आ रहे हैं और आप कुछ भी प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा, हमारे जो शॉर्ट्स वाला कॉलम है यूट्यूब पे, तो उसमें जाएं आप, और जब भी आपको ऐसे कोई भी वीडियो मिलता है तो उसमें आप अपने कमेंट्स और क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो नारद साहू जी का जो हमने एक शॉर्ट्स वीडियो डाला था, इंट्रो वीडियो डाला था, तो उसमें नारद जी बहुत सारे लोगों ने उसमें कमेंट्स किए हैं। जी सर। और जितनी ज़्यादा अच्छी भावनाएं आपकी हैं उससे कहीं ज़्यादा आपके प्रशंसकों की हैं, आपके फॉलोअर्स की हैं। तो कुछ कमेंट्स में पढ़ना चाहता हूँ। नौसाद कुरैशी ने लिखा है, सर आपका एपिसोड हम सब के लिए सीखने व आगे बढ़ने का जरिया बनेगा। मधु यादव ने लिखा है, हार्दिक बधाई सर, मैं आपके पॉडकास्ट का इंतज़ार बड़ी उत्सुकता के साथ कर रही हूँ। पायल बंजारे ने लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आई एम ट्रूली एक्साइटेड अबाउट दिस एपिसोड, आई एम श्योर इट विल बी इंस्पायरिंग, इंसाइटफुल एंड ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। जी एस उदय ने लिखा है, आपका बहुत दिनों से इंतज़ार था CWSV पर। शारदा साहू ने लिखा है, वाव सर, आई रियली वांट टू सी यू इन दिस चैनल। और उड़ीसा गोडवाना यूट्यूब ने लिखा है, डायरेक्ट सेलिंग के बादशाह आ रहे हैं। बहुत कम उम्र में जब इस प्रकार की
भावनाएं मिलती हैं, इतना प्यार मिलता है, क्या भाव अंदर में उमड़ते हैं? सर अभी तो मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि मैंने ऐसा क्या काम कर दिया कि आज मैं इस चैनल में हूँ। तो आज वही स्ट्रगल मैं शेयर करना चाहूँगा और आभार व्यक्त करूँगा उन सारे व्यूअर्स का जो मुझे इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं। और थैंकफुल हूँ मैं हर एक व्यक्ति का, मेरे परिवार का और मेरे टीम पार्टनर्स का, जिन्होंने मेरी स्ट्रगल में भी साथ दिया और आज भी मेरे साथ में है, और उसके कारण ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ सर। दैट्स ग्रेट। तो आपकी जर्नी से हम स्टार्ट करते हैं नारद जी। एजुकेशन से लेके डायरेक्ट सेलिंग का कैसे आगमन हुआ? सर मैं एक तो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, एक छोटे से गांव से। और गांव में सर सुविधा तो आपको पता ही है कि बिजली का चले जाना और कहीं ना कहीं सड़कें। तो उस बैकग्राउंड से आता हूँ जहाँ पर ना कोई सुविधा थी और ना ही उतना लोगों का एजुकेशन के प्रति जागरूकता थी। तो मेरा जो एजुकेशन हुआ वो नॉर्मल सरकारी स्कूल में हुआ। मेरे पिताजी जो है वो बढ़ाई का काम करते थे और मैं जब पढ़ाई सरकारी स्कूल में कर रहा था तो उसी समय मेरे पिताजी का देहांत हो गया, बहुत ही कम उम्र में। तो मेरे लिए वो बहुत चैलेंजेस और स्ट्रगल वाला लाइफ था कि छोटी उम्र में पिताजी का देहांत हो जाना। तो डर भी था एक कि मैं अब कैसे अपने लाइफ को सरवाइव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि फैमिली को संभालना और जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा थी। क्या तो एज डर थी था उसमें आपकी जब पिताजी को सर? देहांत? 9 साल थी। अच्छा। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आगे स्टडी कर पाऊंगा या वहीं रुक जाऊंगा। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे तो पढ़ाई करना है। एजुकेशन बोलते हैं ना कि शिक्षा वो श्रेणी का दूध है जो पी लेता है वो दहाड़ता ज़रूर है। तो मैंने एजुकेशन कभी पीछे नहीं हटा। एजुकेशन में हमेशा कोशिश किया कि नहीं, मुझे पढ़ाई करना है कैसे भी करके। तो सर मैं सरकारी स्कूल से अपने गांव से स्टडी किया, और स्टडी भी कैसे किया, वो होटल में चाय बेचकर। जब आप स्कूल में पढ़ते थे उसी समय चाय बेचने का काम करते थे? उसी समय होटल में मैं चाय बेचने का काम करता था। जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ के टीचर को मैं चाय बेचने का काम भी करता था, वहाँ पे मैं चाय देता था। तो ये कंडीशन रहा। जो भी इनकम आता था उसी से मेरा धीरे धीरे 12th पास आउट किया मैंने, फिर ग्रेजुएशन किया मैंने, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया। पूरा जो मेरा स्टडी हुआ है सर वो पूरा स्ट्रगल था। तो मतलब आप साथ में कुछ ना कुछ काम करते रहे पढ़ाई के कुछ ना साथ? कुछ काम, यस सर। कभी होटल में, कभी सामान लाने ले जाने का काम। तो ये मेरी जर्नी रही और वो सिर्फ एक सबसे बड़ा पर्पस था मेरा वो काम को और एजुकेशन को करने का, कि मेरे पिताजी का भी एक सपना था कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, और मेरी माँ का भी एक सपना है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। तो मैं बायो फील्ड, मतलब बायो साइंस फील्ड का था। मैं साइंस सब्जेक्ट लेके मैंने 12th पास आउट किया। फिर मैं MBBS बनना चाहता था। अच्छा। तो MBBS नहीं बनने का कारण ये था कि एक तो सोर्सेस नहीं थे इनकम के, और मेहनत किया बट सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो मैं बहुत हार गया था मन से कि पिताजी का एक सपना था, माताजी का एक सपना था, लेकिन वो नहीं कर पाया। फिर भी मैंने स्टडी को छोड़ा नहीं, कैसे भी करके BSc किया बायोटेक्नोलॉजी में, फिर MSc माइक्रोलॉजी में किया। रायपुर मेडिकल कॉलेज में मैंने रिसर्च का काम किया, और उसी समय जैसे मेरा PG कंप्लीट हुआ मेरा फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लगा था। अच्छा जी, रायपुर में एक लालपुर है जगह जहाँ पर लेप्रोसी हॉस्पिटल है, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लगा था रिसर्च साइंटिस्ट के पोस्ट में, और वहाँ पे सैलरी 35,000 थी सर। अच्छा, गुड। तो 35,000 सैलरी में सफिशिएंट था घर चलाना, सब कर लेना। लेकिन सर उस समय मैं देखता था कि मम्मी मुझे, मतलब मैं उनसे जब दूर रहता था तो उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता था, फील होता था कि नहीं मेरा बेटा दूर है, कैसे क्या कर रहा होगा। तो वो जो मम्मी को संभालना और घर से बाहर दूर, कभी आगरा कभी दंतेवाड़ा, तो ये कुछ कुछ जगह है जहाँ पर मुझे कलेक्शन के लिए जाना होता था। राइट। तो मैंने डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब को रिज़ाइन दे दिया। मैंने ज़्यादा बिल्कुल भी वर्क नहीं किया वहाँ पर, डायरेक्टली मैंने रिज़ाइन दे दिया, डिसीजन लिया कि नहीं कर पाऊंगा। फिर वैसे ही राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में एक और पोस्ट आया, लैब टेक्नीशियन का पोस्ट। अच्छा। तो राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में मैंने लैब टेक्नीशियन का पोस्ट भरा और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। वो भी गवर्नमेंट जॉब था? वो भी गवर्नमेंट जॉब था। तो मैंने जॉब स्टार्ट कर दिया, और फिर जब मैंने जॉब स्टार्ट किया सर, तो सभी को पता है कि एक जॉब में लिमिटेशन होता है
कि आपको 8 से 10 घंटे काम करना है और उस 8 से 10 घंटे के अंदर आपको जो सैलरी मिलेगा इतना ही। तो वो सैलरी और टाइम इतना ही था, 8 से 10 घंटे सैलरी इतना। तो वो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जो इनकम है मेरे लाइफ को और मेरे घर को नहीं चला पाएगा। क्योंकि सपने बड़े, बचपन से हम सपने देखते आए हैं कि किसी कार को देखते थे तो ऐसा लगता था कि वो मेरा कार है। जब गांव से एरोप्लेन जाता था उनको देखते थे तो ऐसा लगता था काश मैं भी एक दिन बैठूं। तो सपने हर किसी को होते हैं और उसको जिंदा रखने के लिए सर स्ट्रगल तो करना पड़ता है। आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं लोग और मैंने भी स्ट्रगल किया। और बोलते हैं कि ना सही जगह सही समय और सही लोगों के साथ में होना बेहद ज़रूरी है। बोलते हैं कि ज्ञान गुण और तजुर्बे का सही जगह सही समय और सही लोगों के साथ में होना बेहद ज़रूरी है। तो उसी समय मुझे जॉब के समय डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता चला और मैंने स्टार्ट किया। शुरुआत के कुछ सालों में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, मतलब जिन लोगों को मैंने प्लान दिखाया करता था या जिन लोगों के घर में मैं प्लान दिखाने के लिए जाता था, डायरेक्टली लोग दरवाज़ा बंद कर देते थे या मैं कॉपी लेके जाता था, कॉपी बंद कर देते थे। तो इस तरीके से मेरा जर्नी रहा। फिर भी मैंने हार नहीं माना सर, कंटिन्यू काम किया। लोगों का रिजेक्शन, लोगों के डाउट, क्वेश्चन कि बंद हो जाएगी, भग जाएगी, बेकार काम होता है, फिर भी उनके सवालों को अपने मन में रखा और मुझे एक ही चीज़ दिख रहा था, ड्रीम ड्रीम ड्रीम। सपने बड़े हैं, काम मुझे करना पड़ेगा। और मैंने डायरेक्ट सेलिंग में कहीं ना कहीं विश्वास रखा है कि ये बिज़नेस मुझे एक दिन ऐसा बनाएगा कि मैं ज़रूर लाखों लोगों के चेहरे का एक सितारा ज़रूर बनूंगा। दैट्स ग्रेट। आपने जैसे बताया कि आपकी बैकग्राउंड जो थी वो फाइनेंशियली बहुत अच्छी नहीं थी। आपको गवर्नमेंट जॉब मिला, फिर दूसरा गवर्नमेंट जॉब मिला, और जब गवर्नमेंट जॉब मिलता है तो ऐसा लगता है कि यार बहुत कुछ प्राप्त हो गया है, और स्पेशली तब जब आपका फाइनेंशियली कोई बैकअप नहीं है उस प्रकार का। तो उस समय गवर्नमेंट जॉब को छोड़ना और डायरेक्ट सेलिंग करना एक बड़ा रिस्क काम नहीं था? बहुत ज़्यादा सर रिस्की। इवन मेरे जो आसपास के पड़ोसी थे, मेरे घर में जो रिलेटिव थे, बहुत मुझे बोले कि यार ये सब जॉब को छोड़कर ये काम करना, ये बेचने वाला काम करना, ये जोड़ने वाला काम करना, ये सब बेकार काम है। इतना अच्छा जॉब मिल गया है, अच्छा रिटायरमेंट में आपका पोस्ट और बढ़ जाएगा, आपका सैलरी बढ़ जाएगा, तो कहाँ कहाँ इस जॉब को छोड़कर ये बिज़नेस में आ गया। बहुत सारे लोग बोले। तो सर उस समय मतलब अपने आप से एक सवाल किया मैंने, क्योंकि मुझे उतना तो पता नहीं था डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, लेकिन मैंने जब स्टडी किया तो मुझे समझ में आया कि इसमें फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और जब मैं बहुत सारे लोगों को देखता था जो डायरेक्ट सेलिंग में एज ए स्पीकर हैं और लाखों की इनकम ले पा रहे हैं, लग्जरियस लाइफ जी पा रहे हैं, तो मुझे लगता था अब जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो उनको देखकर सर मेरे अंदर से आया कि मैं भी कुछ तो कर सकता हूँ डायरेक्ट सेलिंग में, और फिर काम करना स्टार्ट किया। नारद जी, बहुत सारे युवा हैं जो गांव देहात एरिया में रहते हैं, शहर में भी रहते हैं, तो फाइनेंशियली बड़ा स्ट्रगल है, और आज भी कहीं ना कहीं एक मानसिकता रहती है कि यार सरकारी नौकरी मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी। मतलब ये परिवार वालों की तो रहती है और ख़ासकर बच्चों की भी रहती है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, यूथ हैं, ग्रेजुएशन कर लिया है, गवर्नमेंट की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कंपटीशन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, 1 बार 2 बार 5-5 7-7 बार लगे हुए हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। राइट सर। ऐसे यूथ को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या डायरेक्ट सेलिंग उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है? और अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो वो डायरेक्ट सेलिंग में इंटर करने से पहले क्या देखें, क्या चेक करें अपने आप को? राइट सर। सर मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई यूथ अगर वो स्टडी कर रहे हैं और वो जॉब के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड है, वो बोल रहे हैं कि मुझे सरकारी जॉब चाहिए, सरकारी जॉब चाहिए, सरकारी जॉब चाहिए, और 1 बार 2 बार 3 बार ट्राई किया, नहीं लगा, तो सर मैं बोलता हूँ कि जॉब करने वाले बनना चाहिए। जॉब कोई बुरा नहीं है, ठीक है, लेकिन जॉब देने वाले क्यों ना बने। तो मेरा ये थिंकिंग है सर कि जॉब हर कोई करता है, हर कोई कर रहा है जॉब, लेकिन जो आज की यूथ है वो सिर्फ भागने पीछे जॉब के हर कोई कर रहा है जॉब, और भाग भी रहे हैं कि जॉब मेरा लग जाए, गवर्नमेंट में जॉब लग जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लग, अच्छा है, कोई बुरा नहीं है जॉब करना, लेकिन सर एक लिमिटेशन है। जब बोलते हैं ना कि तालाब की गहराई तब पता चलता है जब आप उसके किनारे जाते हैं, जब आप तालाब में उतरते हैं तब पता चलता है कि हाँ तालाब की गहराई इतनी है। तो वैसे ही जब आप जॉब करने लग जाएंगे तो
आज बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड खुद हैं जो जॉब कर ही रहे हैं, उनको लगता है सर कि यार वाकई में मतलब हम जॉब कर रहे हैं वहीं के वहीं हैं, आज भी हम बाइक में थे और आज भी बाइक में हैं। मैंने भी शुरुआत किया था बाइक से और आज मेरे पास में वो कार है, तो आज भी वो रिग्रेट कर रहे हैं कि काश हम भी उस समय डिसीजन ले लेते हैं। तो आज के जितने भी यूथ हैं उनको ये बोलना चाहूँगा सर कि डायरेक्ट सेलिंग जॉब के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इसमें गलती है नहीं। तो नारद जी, एक इशू मुझे लगता है आता है जब यूथ डायरेक्ट सेलिंग में आता है, तो सबसे पहला प्रश्न रहता है कि डायरेक्ट सेलिंग में कैसे कंपनी का चुनाव करें। अब दो तरीके जर्नली रहते हैं, एक तो कोई रिलेटिव, कोई दोस्त, कोई पड़ोसी जुड़ा हुआ है, राइट, तो वो जो भी कंपनी कर रहा है वो उसके साथ में जुड़ जाएं। और दूसरा तरीका ये है कि कंपनी का चयन करें अच्छे से। तो दोनों में से कौन सा तरीका आप मानते हैं बेहतर है? सर मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी का चयन करना ज़रूरी है। कंपनी का चयन करना चाहिए, ठीक है। तो नारद जी के माध्यम से मैं भी आपको यही कहना चाहता हूँ कि आपका रिश्तेदार, आपका पड़ोसी, आपका कोई भी व्यक्ति अगर डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो डायरेक्ट सेलिंग हो, मतलब वो एथिकल डायरेक्ट सेलिंग हो। दुर्भाग्य है हमारे देश में आज भी, और उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हमारे देश में शिक्षा का थोड़ा सा अभाव है और कई सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज भी डायरेक्ट सेलिंग के रूल जाने के बावजूद भी बहुत सारी कंपनियां अनएथिकल तरीके से काम कर रही हैं। तो हो सकता है आपका एक अच्छा रिश्तेदार, एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड व्यक्ति किसी ऐसी कंपनी में एसोसिएटेड हो जो कंपनी सही तरीके से काम नहीं कर रही हो। तो आप उस कंपनी में अगर जुड़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा अपना होमवर्क करें, देखें कि क्या वो कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स को फॉलो कर रही है। डायरेक्ट सेलिंग रूल्स को थोड़ा सा गूगल से पूछ लीजिए, एआई से पूछ लीजिए। तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे तरीके हैं। हम यहाँ पे बहुत बार डिस्कस करते हैं कि सही कंपनी का कैसे चुनाव करना चाहिए, और भी बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे इसके ऊपर में। तो आप सही कंपनी का चुनाव करें और उसके बाद में आप डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ें। तो जैसे नारद जी ने अपनी ज़िंदगी को बदला है, वैसे ही ज़िंदगी बदल सकती है। तो आपकी स्टोरी को और आगे बढ़ाते हैं नारद जी। जी सर। स्ट्रगल रहा, आपने बताया स्टार्टिंग में। डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन करने के बाद में कितने समय के बाद आपको लगा कि अब तो लाइफ सेट हो गई है? सर अभी भी लगता है मुझे कि लाइफ सेट बिल्कुल नहीं हुए, चल रहे हैं अभी, और सपने इतने बड़े हैं कि अभी कुछ नहीं करें। सपने इतने बड़े हैं कि अभी लगता है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। पहली जो एक अच्छी खुशी आपको मिली वो कौन सी खुशी थी? सर मैं जब फर्स्ट टाइम मेरी जो ड्रीम कार है, जो लग्जरियस कार जिसके मैं सपने देखा कर रहा था, काश मेरे पास में ये कार होते, तो जब वो 2 साल के अंदर मैंने वो अचीव किया तो मतलब मैं बहुत सेलिब्रेट किया। मैं सर छोटा अचीवमेंट हो या बड़ा अचीवमेंट, मैं सेलिब्रेट बहुत करता हूँ। बहुत बढ़िया। एक छोटे रैंक में जाता हूँ या छोटे अचीवमेंट भी लेता हूँ तो मैं बहुत सेलिब्रेट करता हूँ। और मैं हर एक टीम लीडर को बोलना चाहूँगा कि आप हर एक चीज़ों को सेलिब्रेट करिए। लोग क्या करते हैं कि नहीं, मेरा जब बड़ा अचीवमेंट आएगा तो ही हम सेलिब्रेट करेंगे। मैं हर एक छोटी चीज़ में सेलिब्रेट करता हूँ। और जब मेरा BMW कार आया तो मैं पूरे टीम को पार्टी देना, उनके साथ में टाइम स्पेंड करना, तो बहुत सारी एक्टिविटी किया सर। तो ये मेरा डायरेक्ट सेलिंग में पहला ऐसा रूप था जिसमें मैं और मेरे टीम वाले ने देखा कि वाकई में ये पॉसिबल है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। आपने लग्जरी गाड़ी ले ली और बहुत बड़ी टीम है आपकी, लेकिन उसके बावजूद आपको ऐसा लगता है कि नहीं लाइफ अभी सेट नहीं हुई है और कुछ बड़ा करना है ज़िंदगी में? यस सर। ये कहाँ से, मतलब ये एनर्जी ड्रीम से आ रही है? जनरली लोग थोड़ा सा कंफर्ट जोन में चले जाते हैं थोड़ी सी सक्सेस आने के बाद में। आपने देखा होगा कुछ लोग शायद आपकी टीम में भी होंगे। यस, बहुत सारे हैं सर लोग ऐसे डायरेक्ट सेलिंग में जो एक अच्छे इनकम में या एक अच्छे रैंक में जाने के बाद कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। उनको लगता है कि यार मेरा तो 1 लाख इनकम आ रहा है, मेरा तो 5 लाख इनकम आ रहा है, लेकिन वो इनफ नहीं है। जो आप इनकम बोल रहे हैं वो नहीं। आज कई ऐसे लोग हैं जो 50 लाख भी अर्न कर रहे हैं, 1-1 करोड़ भी अर्न कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ड्रीम तो वो है जो आपको आपके डेस्टिनी तक ले जाए। जैसे मेरा ड्रीम था कि ये लग्जरियस कार, फिर और ड्रीम है मेरे कि और बहुत सारे ड्रीम जो मैंने बनाए। तो सर मैं ड्रीम की बात करूँ तो मैं 3 चीज़ में समझता हूँ ड्रीम में। पहला है व्हाट, वाई और हाउ। राइट। मैंने अपना ड्रीम बनाया व्हाट, क्या मेरा ड्रीम होना चाहिए और क्या है ड्रीम। उसके बाद वाई, क्यों मैंने ड्रीम बनाया, और हाउ, मैं इस ड्रीम को कैसे अचीव करूंगा।
ड्रीम्स की इम्पोर्टेंस बहुत है, मतलब हर किसी की ज़िंदगी में है। राइट। और शायद दुनिया में कई हज़ार किताबें इसके ऊपर में लिखी होंगी, लाखों शायद वीडियो होंगे। करेक्ट सर। स्पेशली अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, ड्रीम हमने एक एसोसिएट बायर का, एक नए व्यक्ति का कब बनवाना चाहिए और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सर सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग में फ्यूल ही है ड्रीम। हम्म, जैसे अगर आपके एक्टिवा में या कार में फ्यूल नहीं रहेगा तो वो कार चल पाना पॉसिबल नहीं है। तो Right. वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग में फ्यूल ही है ड्रीम। कोई भी व्यक्ति जब ज्वाइन करे तो सबसे पहला मैं उनको एक टास्क मैं देना चाहूँगा और देता भी हूँ मैं। जी। और आपको भी सजेस्ट करूँगा कि जितने भी यहाँ पर सुन रहे व्यूवर्स, उन सब को मैं बोलूँगा कि वो पहले ही जब वो ज्वाइन करने के बाद उनका एक दो तरीके के ड्रीम होता है सर। एक होता है कि ड्रीम वाई, पर्सनल ड्रीम जिनको बोलते हैं हम, राइट। जो वाई क्लियर करता है। और एक होता है जिनको फ्यूल बोलता है, और एक होता है गूगल मैप की तरह ड्रीम। अच्छा, कैसे, इसको थोड़ा एग्जांपल से बताइए। जो फ्यूल वाला ड्रीम है ना सर, वो आपका वाई है, पर्सनल वाई। अच्छा। पर्सनल वाई, मुझे अगर इनफ पैसे ठीक है 1 लाख 2 लाख, लेकिन मेरी ड्रीम और है कि मुझे लाखों लोगों के बीच में स्पीच करना है। नहीं, जैसे हाँ, आप अपने से एग्जांपल दीजिए। जैसे आपका फ्यूल वाला ड्रीम अभी क्या है? सर फ्यूल वाला जो ड्रीम है मेरा, वो है लाखों लोगों के बीच में बोलना, एक लीगेसी तैयार करना। पैसा ड्रीम नहीं है सर। पैसा एक टाइम तक ड्रीम था, अभी पैसा ड्रीम नहीं है। अभी पैसा तो ड्रीम भी हमारे चेंज होते जाते हैं। हाँ। चलो, मैं आपके ड्रीम नहीं पूछता, मैं आपका उस समय का ड्रीम पूछता हूँ जब आपने शुरुआत किया डायरेक्ट सेलिंग में। उस समय आपका ड्रीम क्या था, ताकि लोग रिलेट करें? उस समय आपका फ्यूल वाला ड्रीम क्या था? सर उस समय फ्यूल वाला ड्रीम था कि एक स्टेबल इनकम का। एक स्टेबल इनकम का, ये तो हो गया फ्यूल वाला ड्रीम। यस। दूसरा ड्रीम आपने क्या बोला? गूगल मैप। गूगल मैप, वो क्या था उस समय? सर गूगल मैप मतलब एक विजन बोर्ड। ठीक है। गूगल मैप मतलब जैसे गूगल मैप में हम कोई भी सर्च करते हैं तो डेस्टिनेशन जहाँ जाना है हमको, उसके पहले जो पहला स्टेप है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, वो पहले हमको बताता है। राइट। तो मैं अपने जो कमरे है ना सर, उसमें पूरे ड्रीम को सेट किया हूँ। मतलब अभी मेरा 5 साल का ड्रीम और मैंने वहाँ पे विजन बोर्ड में लगा दिया। अच्छा। हाँ, 5 साल का भी ड्रीम है कि मुझे ये चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर ये चाहिए, ऐसे सारे ड्रीम मैंने लिखा है। वो भी, और हर सुबह और नाइट में सोने के पहले, सुबह उठते ही और सोने के पहले वो ड्रीम को मैं विजुअलाइज करता हूँ, देखता हूँ। और सर मेरे जो लग्जरियस कार है जो मैंने अचीव किया, सेम वैसे ही मैंने किया था। इनकम की बात करूँ, सेम वैसे। विजन बोर्ड एक गूगल मैप की तरह है जो आपको क्लियर डायरेक्शन देता है, राइट डायरेक्शन देता है कि हाँ आपको ये चाहिए, क्योंकि आप उसको बार बार देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं। तो सर मेरा जो अगले 5 साल का जो ड्रीम है वो बहुत बड़ा है सर। शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल सर। सर डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका एक सबसे लास्ट ड्रीम जो मैं बोलूँ तो वो है रोल्स रॉय। तो मेरा सर 5 साल के अंदर मैंने ड्रीम इमेज जो है अपने विजन बोर्ड में पिंच किया है, और वो है रोल्स रॉय का। वंडरफुल। लगान एक मूवी आई थी आमिर खान की, और काफ़ी हिट हुई, और उसमें एक बड़ा अच्छा मैसेज भी था। तो उसका एक डायलॉग है कि भुवन जब सपना देखता है कि वो उस समय जो टीम थी उसको हरा देगा, और उससे लगान माफ़ हो जाएगा, तो उस समय का एक डायलॉग है। तो कोई एक व्यक्ति उसको, भुवन को देख के शायद बोलता है कि छोटी छोटी आँखें और बड़े बड़े सपने, और उसमें वो कहता है कि हाँ साहब, हम सपना देखत है, और जो सपना देखत है वही पूरा कर पावत है। तो सपने देखना बहुत बड़ी बात है, और आप देख रहे हैं, इस एज में देख रहे हैं रोल्स रॉयस का। वंडरफुल। और मुझे ऐसा लगता है कि आपने 2 साल में जो अचीवमेंट लिया वो बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा होगा। आगे की यात्रा शायद उतनी मुश्किल नहीं रहेगी आपके लिए, क्योंकि आपके पास में एक्सपीरियंस भी है, अब एक अचीवमेंट भी है जो आपका भी हौसला बढ़ाएगी, लोगों को भी प्रेरित करेगी। तो वंडरफुल। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने उस सपने को पूरा करेंगे, और फिर एक इंटरव्यू हम लोग शूट करेंगे, फिर अगले 5 साल के आपके ड्रीम के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो मैं भी व्यूअर्स को ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ड्रीम्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो किसी भी क्षेत्र में बहुत इम्पोर्टेंट है। आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आप पॉलिटिक्स में कुछ बड़ा करना चाहते हैं,
आप समाज सेवा में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बगैर ड्रीम के बिना आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी। आपका जब अपना ड्रीम है और आप कन्विंस हैं उस ड्रीम से, कन्विक्शन आपका है, तो फिर आपको किसी बाहरी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो ड्रीम आपको हमेशा मोटिवेट करता रहेगा। मैं अगर अपनी बात करूं नारद, तो चूँकि डायरेक्ट सेलिंग में ड्रीम की हम बातचीत करते हैं, और मैं भी ड्रीम के बारे में सुनता था जी। और कहीं लिख भी देता था, कहीं पेपर पे लिख दिया, फिर भूल जाता था। बहुत सालों के बाद में, कई साल काम करने के बाद में इसकी गहराई मेरी समझ में आई, और फिर मैंने एक ड्रीम बुक बनाया। मैं ज़्यादा प्रमोट करता हूँ ड्रीम बुक को, कि जब भी आप किसी डायरेक्ट सेलर के साथ में जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद में आपको उसको 3 कॉपी उसकी खरीदवानी चाहिए जी। एक कॉपी हो जो ड्रीम बुक होगी, उस कॉपी में, पूरी कॉपी में सिर्फ ड्रीम लिखे जाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं लिखा जाएगा। राइट। वो उसकी फैमिली के लोग क्या क्या चाहते हैं, किस प्रकार का घर, कैसी गाड़ी, कितना बैंक बैलेंस, कहाँ घूमना फिरना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, व्हाटएवर जो भी उनके हेल्थ गोल हैं, वो सारे के सारे ड्रीम लिखेंगे। फिर धीरे धीरे उनको गोल में कन्वर्ट करेंगे। तो एक तो बुक हो गया वो। दूसरा बुक हो गया प्रोस्पेक्ट्स बुक। ओके। प्रोस्पेक्ट्स बुक्स में जिन लोगों को हम अपना प्रोडक्ट या बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाना चाहते हैं, तो उनके हम लोग नाम लिखेंगे। तो वो एक बुक हो गया, उसमें बस वही लिखा जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं लिखा जाएगा। और तीसरी जो कॉपी होगी वो होगी नोट्स बनाने की। जब भी हम मीटिंग में जाएंगे या कोई जूम मीटिंग अटेंड करेंगे, या हम चैट विद सुरेंद्र वत्स का एपिसोड ही देख रहे हैं, तो उस समय हमें एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखना है, नॉलेज के लिए देखना है। तो कॉपी खोल के देखेंगे और फिर नोट्स बनाएंगे। तो मैं हमेशा, स्पेशली जो नए लोगों के साथ में काम करता हूँ, हालांकि अभी कम मौका मिलता है, उतना नहीं कर पाता, लेकिन जब भी मिलता हूँ तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहती कि 3 कॉपी खरीदिए, और ये 3 कॉपी में ये काम आपने करना शुरू करना है। तो बहुत बढ़िया, स्टार्टिंग में ही हमने शुरुआत ही यहाँ से करवानी है। राइट। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सर, जी प्लीज़, इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? ड्रीम की अगर मैं बात करूँ सर, तो एक चीज़ मैंने शुरुआत के 3 महीने के अंदर करना स्टार्ट कर दिया था प्लीज़ अपने साथ, कि जब भी हमारा रेसिडेंटल बूट कैम्प होता था, तो हम लोगों के डायरी में डायरेक्टली बोलते थे कि आपको 3 महीने का और 6 महीने का, 1 साल और 3 साल का ड्रीम आपको लिखना है। राइट। जिनको हम शॉर्ट टर्म या मिडिल टर्म या लॉन्ग टर्म बोलते हैं। राइट। तो हम उसको ना सर 3 महीने, 6 महीने, 1 साल और 3 साल और 5 साल का ड्रीम लिखवाते थे। राइट। तो उसी समय मैंने भी एक ड्रीम लिखा था। अच्छा। और वो भी एक पेज में लिखा था। और सर वो इतना काम किया मेरे लिए वो ड्रीम, कि मैंने एक पेज फाड़ा कॉपी से लेकर, और उस पेज में लिखा था कि मुझे इस समय जनवरी में, इतने ईयर में, मतलब जनवरी 2022 में मेरे पास में एक लग्जरी कार होगी। मैंने ये लिखा था वाइट कलर की, और उस पेज को जब फाड़ के मैंने अपने पर्स में रख लिया। और जब भी मैं कहीं जाता था तो उस पर्स को निकाल के उस पेज को बार बार दिखता था। तो सर मुझे बार बार विजुअलाइज होता है कि हाँ मेरा ड्रीम ये है, मेरा ड्रीम है। जैसे एक तो विजन बोर्ड था जो मैंने बताया कि घर में जाके वो देखना, लेकिन एक और था पर्स में, कि पर्स में उस पेज को जब मैं निकालता था तो बार बार जब वो विजुअलाइज होता, तो मैं कहीं मार्केट में जा रहा हूँ तो अचानक मुझे दिख गया, कहीं और जा रहा हूँ तो और वो कार दिख रहा है मुझे। तो वो बार बार मेरे माइंड में वो चीज़ कैप्चर हो रहा था कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, उसके लिए एक्शन मोड, मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए। तो मैंने ड्रीम तो बनाया, उनके लिए एक्शन प्लान भी, जैसे आपने बताया कि प्रोस्पेक्ट लिस्ट, तो सेम मैं भी वही करता था कि मैंने प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाया कि कितने लोगों को कितने आईडीज आने चाहिए, कितने लोगों को ज्वाइन कराऊंगा तो ही इतना इनकम हो पाएगा और मैं एक कार खरीद पाऊंगा। और सर एक सबसे बड़ा डर मेरे लाइफ का मैं शेयर करना चाहूँगा प्लीज़। वो है जब मैं फर्स्ट टाइम वो कार के शोरूम में गया, तो अब इंग्लिश में बात करते हैं, मुझे थोड़ा डर लगता है इंग्लिश में बात करना। तो जब वो लोग इंग्लिश में बात किया कि किस तरीके से, वो इंग्लिश में कि कौन सी कार लेने आए, क्या, मुझे कुछ पता नहीं था कि कौन सी कार क्या होता है, कैसे होता है, कौन सा मॉडल। हाँ, लेकिन एक कॉन्फिडेंस था, एक ड्रीम कि नहीं मुझे उसमें बैठना है, उसमें बैठना है, देखना है। तो जब मैं जाके बैठा, देखा, तो सर लगा कि कुछ भी रहे वो डर निकल गया। तो एक होता है ड्रीम से इतना कनेक्ट हो जाइए। लेने से पहले आपने गए वहाँ पे, देखा, उसको फील किया? हाँ, 6 महीने पहले गया था। अच्छा, ओके। और 6 महीने पहले इतना डर था कि ये ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा, ऐसा डर था एक। तो सर मेरे लिए वो सबसे मतलब एक डर का मोमेंट था, पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन वो फाइनली हो गया क्योंकि ड्रीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, वो कनेक्ट मैं कर पा रहा था हर जगह ड्रीम को। दैट्स गुड, वंडरफुल, अद्भुत।
तो अब तक की जो जर्नी हमने सुनी नारद साहू जी की, तो उससे आप एक सबक ये लें, अगर आप ड्रीम को हल्के में लेते हैं तो हल्के में लेना छोड़िए, प्रॉपर एक लिस्ट बनाइए, एक विज़न बोर्ड जैसे नारद जी ने बना रखा है, और इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को अचीव किया है, आगे भी अचीव करने के लिए ये एनर्जी इनके पास में वहीं से आ रही। तो आप भी देखिए, ड्रीम को लेके स्पष्टता बहुत ज़रूरी है, क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। आप ड्रीम को पहले गोल में कन्वर्ट कीजिए, उसके पीछे एक डेट डालिए कि कब तक आपने उस चीज़ को प्राप्त करना है, और फिर उसमें जितनी स्पष्टता आएगी उसकी उतनी संभावनाएँ उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। आगे बढ़ें नारद जी। यस सर। आपके इंट्रो वीडियो में वैसे तो बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने एक ही सब्जेक्ट के बारे में बहुत सारे प्रश्न किए हैं। लक्ष्मी कुमारी, सुनील मोहम्मद, उषा टरोने, जयश्री कुथे, शुभम सिंह, सरला साहू, सबने ये पूछा है कि सोशल मीडिया से कैसे हम अपनी टीम बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आपने सोशल मीडिया के थ्रू टीम बनाई है? यस सर, सोशल मीडिया के थ्रू मैंने काफ़ी टीम बनाई है, और सिर्फ एक स्टेट में नहीं, आज 29 स्टेट में मेरा जो बिज़नेस है वो रन हो पा रहा है सिर्फ सोशल मीडिया से। अच्छा, यस सर। कैसे बनाई, क्या क्या किया उसके लिए आपने? सर थोड़ा सा मैं डीप में जाना चाहूँगा हाँ, सोशल प्लीज़ मीडिया प्लीज़ के। प्लीज़। जैसे होता है सर कि हमारा डिजिटल पहचान होता है आधार कार्ड, राइट। तो वैसे ही हमारा जो पहचान है सोशल मीडिया में वो आपका डीपी है, अच्छा, आपका प्रोफाइल है। वो इंस्टा पे है, फेसबुक पे, कहीं पे आपका डीपी जो है वो आपका एक प्रकार से पहचान पत्र है। अच्छा। इंस्टाग्राम में आपका डीपी, फेसबुक में, यूट्यूब में, आप लिंक्डइन चलाते हैं तो वहाँ पर। तो मैं ज़्यादातर शुरुआत में जो भी पार्टनर है उनको बोलता हूँ, मैं जो नए डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करता हूँ, सोशल मीडिया में काम करना चाहते हैं, तो मैं 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रिकमेंड करता हूँ। व्हाट्सअप तो है ही उनके पास में, एक इंस्टाग्राम और फेसबुक। अच्छा। और जैसे ही थोड़ा ग्रोथ कर लें उसके बाद यूट्यूब में आ जाइए, साथ साथ कर सकते हैं, बट 3 कॉमन है, व्हाट्सअप, फेसबुक और इंस्टाग्राम। राइट। और यूट्यूब को थोड़ी देर बाद में। तो जब मैंने स्टार्ट किया अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कोविड के पहले तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था, लेकिन कोविड के बाद मुझे समझ में आया कि सोशल मीडिया क्यों ज़रूरी है हमारे लाइफ में, क्योंकि आज पूरा डिजिटल युग हो गया। तो मैंने देखा सर कि लोग कंपनी से और लोगों से नहीं जुड़ते हैं, सॉरी, लोग कंपनी और प्रोडक्ट से नहीं जुड़ते हैं, राइट, लोग लोगों से जुड़ते हैं। वेरी ट्रू। तो मैंने देखा कि लोग मुझसे कब जुड़ेंगे, जब मेरा पर्सनल ब्रांडिंग होगा, मैं वहाँ पर 80% वैल्यू दूंगा और 20% प्रमोशन करूंगा बिजनेस का। राइट। आज लोग उल्टा करते हैं, वो 80% प्रमोशन करते हैं, 20% वैल्यू देते हैं, जिसे 80-20 का रूल भी बोलते हैं। तो मैंने 80% वहाँ पे वैल्यू दिया लोगों को पर्सनल ब्रांडिंग के माध्यम से, 80% वैल्यू, 20% प्रमोशन किया बिजनेस का। अब कैसे सर? पर्सनल ब्रांडिंग मतलब मेरा डीपी। हाँ, डीपी पे वही पूछ रहा था मैं। यस, पहले डीपी कैसा लगाएं? हाँ, डीपी सर एक जेन्युइन होना चाहिए कि आप हो तो आप ही। अच्छा, मतलब खुद का फोटो लगाना है? हाँ, खुद का फोटो, प्रोफेशनल। आप देखिए बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम है जो उसमें डीपी किसी और का रहता है, नाम किसी और का रहता है, प्रोफाइल किसी और का रहता है, तो वो डिफरेंट हो जाता है। कई बार बच्चे का फोटो लगा देते हैं, किसी फ्लावर का फोटो लगा दिया। हाँ, वो नहीं लगाना है, वो नहीं लगाना है। अच्छा, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में प्रोफेशनल बिजनेस करना चाहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो डीपी आपका होना चाहिए, क्योंकि लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, आपके ऊपर ट्रस्ट करके लोग ज्वाइन करेंगे। तो डीपी आपका होना चाहिए। और उसके बाद आपका प्रोफाइल, उसमें जो एक ऑप्शन रहता है उसमें अपना प्रोफाइल ऐड करना है, बायो में। प्रोफाइल तो बायो में कंपनी का नाम लिखना है या नहीं लिखना है वहाँ पे? नहीं सर, नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कंपनी का नाम लिखते हैं, जब आप कोई प्रोडक्ट डालते हैं, तो लोग फिर समझ जाते हैं कि हाँ ये तो फिर ऐसा है वैसा है, राइट, मार्केटिंग वाला है, पूर्व धारणा बना लेते हैं, क्योंकि लोग प्रीजज करने में माहिर है, राइट। हाँ, वो कुछ भी देखे उसके पहले वो 10 सवाल आप नोट डाउन कर लेते हैं कि हाँ ये तो ऐसा होगा, वो तो ऐसा होगा। तो मेरा ये मानना है कि प्रोफाइल में आप कुछ मत लिखिए, आप वहाँ पर उनको मैसेज दीजिए कि हेल्प करना चाहते हैं आप लोगों की, और आप हैं क्या, एंटरप्रेन्योर हैं या बिजनेस कंसल्टेंट है या कोच है, क्या है, वो वहाँ पे जन्म लिखना चाहिए। अब जैसे शुरुआत में एंटरप्रेन्योर लिख लीजिए, अगर आप एक्स्ट्रा इनकम उनको दिला रहे हैं तो मेक मनी ऑनलाइन, एक्स्ट्रा इनकम, इस तरीके से आप वहाँ पे बायो जो है बना सकते हैं। तो ये सर प्रोफाइल बायो की बात कर रहा हूँ। उसके बाद हाईलाइट्स आपके होने चाहिए। एंड सबसे ज़्यादा जो लोग कनेक्ट होते हैं सर, वो है जब कोई व्यक्ति आपको लाइक या कमेंट करे तो उनका रिप्लाई करना। अच्छा, ओके। हम क्या करते हैं कि कोई लाइक कर रहा है या कमेंट कर रहे हैं तो उनको हम रिप्लाई नहीं करते। सबसे ज़्यादा इंगेज
जो लोग होते हैं वो है आपके जवाब से। हम्म, अब किसी ने मुझे बोला कि सर ये वर्क कैसे करना है, तो मुझे वहाँ पर रिप्लाई तो करना है, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये कमेंट किया, बट मुझे लेकर आना है उनको मैसेज में। अच्छा, तो उनको पर्सनल मैसेज भी आपने भेजना है फिर? हाँ, पर्सनल मैसेज। ओके। तो मैंने अपना सोशल मीडिया से बिजनेस कैसे बिल्ड किया, मैंने सर लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करना स्टार्ट किया वहाँ से। और प्रोस्पेक्टिंग करना ये नहीं कि आप कौन सी कंपनी, आप क्या करते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं सर। मैंने नॉर्मली एक हाय हेलो रिलेशन बिल्ड किया, और रिलेशन बिल्ड करने के बाद एक बस छोटा सा एक शब्द मैंने लिखा है, व्हाट डू यू डू। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं? तो उन्होंने बोला स्टूडेंट, जॉब पर्सन, बिजनेसमैन, हाउसवाइफ, जो भी। उन्होंने मुझे रिप्लाई किया कि आप क्या करते हैं। तब मैंने बताया कि मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, और जॉब के साथ साथ एक पार्ट टाइम एक ऐसा बिजनेस कर रहा हूँ जहाँ पर मैं लोगों को एक्स्ट्रा इनकम करने में मदद कर पा रहा हूँ, या लोगों के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पा रहा हूँ। तो लगी कैसे, तब उनको मैंने व्हाट्सअप दिया, व्हाट्सअप में लेकर आके फिर मैंने कंटिन्यू प्रोस्पेक्टिंग करके उनको इनवाइट करके प्लान दिखाया। दैट्स ग्रेट। आपने कहा कि 80% आपने वैल्यू देनी है, राइट। आपने किस प्रकार की वैल्यू दी सर और एक आम आदमी क्या वैल्यू दे सकता है? वो बोलता है यार मेरे पास तो कोई अचीवमेंट नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं क्या वैल्यू दूँ, क्या दे सकता है? सर शुरुआत में मेरे पास में भी वो नहीं थे, जैसे एक कैमरा होना या एक अच्छा मोबाइल होना नहीं थे मेरे पास में, लेकिन मैंने अपने लाइफ स्टाइल को दिखाया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं अच्छा, किस जगह बैठ रहा हूँ मैं। जब आप पॉजिटिव चीज़ों को दिखाते हैं, लाइफ स्टाइल, मोटिवेशन, या आपकी स्ट्रगल को भी दिखाते हैं, तो लोग उसको ज्वाइन करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को लोग ज्वाइन करते हैं। अच्छा। तो जब मेरा फर्स्ट पीक मालूम मैंने पोस्ट किया, सर मैंने एक पोस्ट किया, तो पोस्ट में उन्होंने देखा कि ऐसा है, फिर दूसरा पोस्ट किया, फिर उन्होंने बदलते हुए देखा, तो उन्होंने पूछा कि ये कौन सा क्या है, बिजनेस क्या है, मतलब पहले ये करते थे, तो फिर इसका मतलब ये है कि हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, हाँ, वो एक्टिविटीज़ हम लोग अपलोड करें, हाँ, उससे लोग कहीं ना कहीं बदलाव महसूस करेंगे, राइट, देखेंगे तो वो कांटेक्ट करेंगे आपसे। राइट सर, राइट। अच्छा, ठीक है। एक्टिविटी को, हर एक्टिविटी को, लाइफ स्टाइल को आप दिखाइए वहाँ पर। और अगर आपने बोला कि 20% प्रमोशन करना है, प्रमोशन किस रूप में करना है? मतलब वो सीधा बोलें कि जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, या क्या तरीका हो सकता है प्रमोशन का? एक तो टेस्टिमोनियल डालिए आप 20%, ठीक है। और आप जो वर्क करते हैं, टेस्टिमोनियल मतलब आपने कोई प्रोडक्ट यूज़ किया कंपनी का, उसके आपको अच्छे रिजल्ट मिले, या और किसी को अच्छे रिजल्ट मिला है आए, वो आप पोस्ट कर सकते हैं, तो उस प्रकार का। यस सर, टेस्टिमोनियल जो प्रोडक्ट में रिजल्ट आए उनका आप डाल सकते हैं। एंड आपका जो ग्रोथ है, जैसे आपने एक रैंक अचीव किया तो आपको स्टेज मिला, तो उनका आप डालिए। राइट। तो ये नॉर्मली जब लोग आपके प्रोफाइल में जाकर आपके स्टेटस और स्टोरी को देखते हैं सर, कि हाँ ये काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट रिजल्ट आ रही है, इनका इनकम पहले इतना था, अभी इतना इनकम है, तो मैं नॉर्मली बोलता हूँ कि आप कंपनी को मेंशन मत कीजिए, लेकिन आप अपने इनकम को ग्रोथ होते हुए दिखाइए, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं उनसे इन्फ्लुएंस भी होंगे कि हाँ इनकम बढ़ रहा है, पहले इतना था फिर इतना, कैसे क्या काम है कि मैं भी वो काम कर सकता हूँ, डिजिटल वर्क क्या है आजकल, क्योंकि डिजिटल वर्क बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उससे पहले आपको कोई समझ नहीं थी बहुत ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग की और सोशल मीडिया की, वो आपने कर करके सीखा, या और कोई आपने तरीका उसके लिए ढूंढा? नहीं सर, मैंने कर करके सीखा है। आपने कर करके हाँ, सीखा। मुझे बिल्कुल पहले तो कैसे एडिट करना है, फ़ोटो को एडिट करना है, वीडियो कैसे बनाना है, कुछ नहीं, लेकिन मैंने यूट्यूब से सीखा। तो अगर हम नंबर्स की थोड़ा बात करें, आपने सोशल मीडिया से कितने लोगों को ज्वाइन करवाया होगा? सर सोशल मीडिया से तो मैं कम से कम सर 2000 से ज़्यादा लोगों को ज्वाइन कराया। आपने डायरेक्टली 2000 लोगों को? डायरेक्ट, यस सर, डायरेक्ट 2000 लोगों को। जैसे आज मेरी बिहार में टीम है, तो मैंने एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया, उस एक व्यक्ति ने 50,000 की टीम बनाई। क्या बात। मैंने पंजाब में 2 व्यक्ति को ज्वाइन कराया, 2 व्यक्ति ने 20,000 की टीम बनाई। वंडरफुल। तो राजस्थान में, गुजरात में, ऐसे करके एक एक 2 व्यक्ति। सर मैं किसी व्यक्ति को प्रोस्पेक्टिंग करूँ, प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद मैं उनको प्रॉपर एक सिस्टम में बाइंड करता हूँ, जोड़ता हूँ, और उसके बाद उनके थ्रू वहाँ पर मैं टीम बनाता हूँ। 1-2 व्यक्ति, मैं हर एक व्यक्ति को ज़्यादा एंटरटेनमेंट नहीं करता, मुझे एक स्टेट के 1-2 जो लीडर हैं उनसे बातचीत करना। और तो इसको नारजी स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब आपके पास में बहुत सारी लीड्स वहाँ से जनरेट होगी, राइट। उन लीड्स में से आप पोटेंशियल लीड कैसे ट्रीट करते हैं कि ये पोटेंशियल लीड है? सर मैं उनके पहले प्रोफाइल को देखता हूँ। अच्छा, किसी ने मुझे कमेंट किया, किसी ने मुझे मैसेज किया, तो मैं उनके प्रोफाइल में जाऊँगा, देखूंगा कि जेन्युइन प्रोफाइल है कि नहीं, और उसके बाद कि इन पोटेंशियल है कि नहीं, राइट, इनके अंदर वो क्षमता है कि नहीं, कि काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा,
एक्टिविटी से समझ में आ जाता है। हम्म, तो डायरेक्टली जब मैं बातचीत करना स्टार्ट करूँगा, इंटरेस्टेड है, हम्म, सीरियस है, तो ही मैं बात करूँगा। ओके, क्योंकि मैं शुरुआत के सर 10 to 20 मिनट में समझ जाता हूँ जब मैं प्रोस्पेक्टिंग करता हूँ तो ये इंटरेस्टेड है कि नहीं। हम्म, अगर वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं ज़्यादा एंटरटेनमेंट नहीं करता, उनको साइड करता हूँ। ठीक है। अब कुछ लोग जुड़ गए आपके साथ में सोशल मीडिया के माध्यम से, हम्म। उनका स्टार्टअप कैसे करवाते हैं आप? सर मैं डायरेक्टली स्टार्टअप उनको, अब मैं तो बाहर नहीं जा पाऊँगा, जैसे मेरी एक टीम है बिहार की, तो मैं एक व्यक्ति के लिए बिहार नहीं आ पाऊँगा, राइट। तो मैं उनको डिजिटल जूम में लेकर आता हूँ हम्म, और जूम में FIM करता हूँ, अच्छा, FIM क्या होता है? फर्स्ट इम्पॉर्टेंट मीटिंग। अच्छा, हाँ, मतलब उन्होंने ज्वाइन किया, ज्वाइन कराने के बाद PPP हम्म, कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान, राइट, ये मैं बेसिक क्लियर करता हूँ। ठीक है, और क्लियर करने के बाद प्रॉपर माइंडसेट देता हूँ। अगर वो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नहीं जानते, हम्म, अगर वो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नहीं जानते तो पूरा ओवरव्यू दूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या, राइट, इसमें क्या फ्यूचर है, हम्म, विजन, क्योंकि लोग जो है विजन से ही हमारे साथ में काम करते हैं। राइट, कोई कंपनी और प्रोडक्ट को देकर काम नहीं करता, आपके विजन से लोग जुड़ते हैं आपके साथ में और आपके साथ में काम करते हैं। तो मैं एक प्रॉपर विजन दूंगा कि आने वाले 1 साल में, आने वाले 3 साल में हम ये कर सकते हैं। हम्म। तो अब आपने उसको एक मीटिंग किया, अब एक मीटिंग से तो बहुत सारी चीज़ें बंदा सीखता नहीं है, राइट। आप अपलाइन तो बहुत दूर बैठे हैं उसकी, अब वो लोगों से कैसे बातचीत करता है, उसके सामने रिजेक्शंस आते होंगे, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं आप? सर उसको मैं प्रॉपर सिस्टम में अटैच करता हूँ। अच्छा, हाँ, सिस्टम मतलब जहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग मीटिंग, मैंने पर्सनल उनको FIM किया, हम्म, पर्सनल FIM करने के बाद एक प्रॉपर सिस्टम, जैसे सिस्टम की बात करूँ तो सर, तो पहले एक ज़माने में ऐसा था कि ट्रक का टायर पंचर हो जाता था राइट, तो 10 12 15 लोग आते थे उस टायर को बदलने के लिए, राइट, और लेकिन आज जैक है तो एक ही व्यक्ति बदल देते, वैसे ही सिस्टम है। राइट, तो सिस्टम में लोगों को मैं बाइंड करता हूँ। अब वो रोज का हमारा ट्रेनिंग होता है। अच्छा, उनको डेली जूम पे ट्रेनिंग में आप जोड़ देते हैं? हाँ, डेली जूम में। तो वहाँ एक चैलेंज ये रहता है कि नए लोग अक्सर ट्रेनिंग में ही नहीं आते हैं, उसको कैसे टैकल करते हैं? सर हम पहले कंफर्मेशन करते हैं अच्छा, डेली कि हाँ वो ट्रेनिंग में आ रहे नहीं आ रहा है, पूरा प्रॉपर एक रिपोर्ट बुक बनाते हैं हम अच्छा, कि ट्रेनिंग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग नहीं आ रहे हैं मेरी टीम से। तो वो देख के उनको पर्सनल कॉल करना, मैसेज करना कि ट्रेनिंग स्टार्ट हो, एक हाइप बनाना। सर अगर जूम मीटिंग में 6 बजे मैं मालूमात प्लान के लिए इन्वाइट करूँ तो पहले हाइप होगा, मतलब एक ट्रेलर की तरह हाइप क्रिएट करेंगे कि हाँ ये होने वाला है। सुबह भी वैसे ही हमारा ट्रेनिंग होता है 8 बजे, तो हम पहले हाइप क्रिएट करते हैं कि ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाएगा, क्यों ज़रूरी है ट्रेनिंग। तो इस तरीके से हाइप बना के उनको सिस्टम से बाइंड करते हैं। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। आप नारद जी यूथ हैं और बहुत यंग एज में आपने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की। आज यूथ के सामने डायरेक्ट सेलिंग में क्या तो अट्रैक्शन है, मतलब वो डायरेक्ट सेलिंग की तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं, और क्या उनका डर है अगर वो डायरेक्ट सेलिंग में आ जाते हैं फिर छोड़ भी देते हैं, बहुत सारे लोग कामयाब नहीं करते हैं। तो प्रश्न सीधा ये है कि यूथ का क्या अट्रैक्शन है डायरेक्ट सेलिंग में और क्या डर है? अभी यूथ का सबसे बड़ा जो अट्रैक्शन है सर वो है लग्जरियस लाइफ, कि जैसे ही कोई कार, जैसे ही कोई अच्छा घर, जैसे कोई अच्छी लाइफ स्टाइल देखते हैं तो वो अट्रैक्ट कर लेते हैं कि हाँ काश मेरे पास में भी ऐसा कार हो, काश मेरा भी घर ऐसा हो, काश मेरी भी लाइफ ऐसा मैं करूँ, मैं ऐसा भी लाइफ मैं जीऊँ मैं, वो उनका एक बन जाता है कि ड्रीम बन जाता है कि मैं भी ऐसा करूँ। लेकिन जैसे ही वो डायरेक्ट सेलिंग के कुछ चीज़ों को जानता है तो उनको मतलब उस अट्रैक्शन से ज्वाइन तो हो जाता है। हाँ, अट्रैक्शन से ज्वाइन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो ज्वाइन करता है, ज्वाइन करने के बाद उनको थोड़ा सा समझ में आता है कि अच्छा इसमें तो ये करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, इसमें मार्केटिंग करना पड़ेगा, सेल्स करना पड़ेगा, तो उनको फिर लगता है कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो अवधारणाएं पहले से बनी हुई है पुराने ज़माने से कि मेरे दादा परदादा ने ये काम किया था, वो मार्केटिंग का काम उन्होंने जोड़ा, फिर 2 लोगों को जोड़ा, ये कुछ नहीं होता। तो वो डर सबसे बड़ी है कि वो उसके डीप तक नहीं जाते, उनके डेप्थ तक नहीं जाते, और जब डेप्थ तक नहीं जा रहे हैं तो वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे, नॉलेज ले नहीं पा रहे हैं सर। तो जब नॉलेज नहीं होगा, एजुकेशन नहीं होगा प्रॉपर, तो फिर उनको एक डर रहेगा। अब कोई भी बंदा जो लग्जरियस लाइफ स्टाइल को देख कर आया है, जो आपको देख कर आया है, अगर वो एजुकेशन में फोकस कर दे, डायरेक्ट सेलिंग कि इसमें क्या एजुकेशन है, अगर मैं ले लूँ तो मैं जैसे वो ग्रो किए वैसे मैं भी कर सकता हूँ, एजुकेशन और नॉलेज ले लिया तो इस नॉलेज और एजुकेशन के कारण लोग डरते हैं सर। इसमें एजुकेशन नहीं होने की वजह से रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, लोग नहीं जुड़ रहे हैं, तो Right. फिर उनको लगता है कि नहीं यार मेरे से नहीं होगा, और फिर वो छोड़ देते हैं। राइट सर, दैट्स ग्रेट, अद्भुत। लेकिन अगर वो नारद साहू जी का ये एपिसोड अगर देख लेंगे
तो उनको मोटिवेशन भी मिलेगा, प्रेरणा भी मिलेगी और कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। नारद जी, आपने बहुत कम उम्र में बहुत अच्छी अचीवमेंट आपकी है। आज आपका एक बहुत अच्छा नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। और उससे भी अच्छी बात मुझे ये लगी कि आप अपने आप को ये नहीं मानते कि अभी आप सेट हो गए हैं, आपके सपने और बड़े हैं। लेकिन बस आपसे एक ही अनुरोध है इस चैनल के माध्यम से कि आप अपनी कंपनी में तो ग्रो कीजिए, बड़ी टीम बनाइए, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग उद्योग के लिए भी आप एक अच्छा माहौल बनाने में, एक अच्छी परसेप्शन बनाने में तैयार कीजिए, काम कीजिए। और आप कर ही रहे हैं। मेरा मानना है कि एक व्यक्ति अगर डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब हुआ है बहुत अच्छे तरीके, एथिकल तरीके से काम करके, तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट सेलिंग की एक प्रकार से उसने सेवा कर दी है परसेप्शन को चेंज करने में। और भी बहुत सारे तरीके से हम परसेप्शन को चेंज करने की मुहिम में हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। आपने समय निकाला, स्पेशली छत्तीसगढ़ से आए। हमारे व्यूवर्स की तरफ से दिल की गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। और मैं बात बोलना चाहूँगा सर, प्लीज़। कि डायरेक्ट सेलिंग सर, इन्होंने मुझे एक रास्ता दिया है जी। ये स्ट्रगल से मुझे सक्सेस का एक रास्ता इन्होंने तैयार करके दिया है। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा माध्यम है सर कि हर एक यूथ अगर इनको समझ ले तो उनका इतिहास वो खुद उनका इतिहास खुद वो बदल सकता है। और वो इतिहास बनाने के लिए अकेले वो व्यक्ति काफ़ी है जो डायरेक्ट सेलिंग की पावर को समझता है। तो आज जैसे मैं अगर डायरेक्ट सेलिंग में हूँ तो मुझे ना ये बिज़नेस को खुद मानना पड़ेगा, खुद समझना पड़ेगा, ऑन बिजनेस समझना पड़ेगा। जैसे एक स्टोरी मैं जानता हूँ महाभारत का सर। तो महाभारत का स्टोरी ऐसा है कि जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण जब युद्ध करने गए उस कुरुक्षेत्र में, तो भगवान श्री कृष्ण वो सिर्फ पार्थ थे, सारथी थे वो। राइट। और अर्जुन जो है वो धनुष युद्ध में उनका महारथ हासिल था। राइट। चाहता तो भगवान श्री कृष्ण वो एक सुदर्शन चक्र लेके सब युद्ध खत्म कर सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ डायरेक्शन दिया, उन्होंने सही रास्ता दिया अर्जुन को। चाहता तो वो बाण भी चला सकता था, लेकिन उन्होंने सिर्फ ज्ञान दिया। तो वैसे ही एक डायरेक्ट सेलिंग लीडर का सबसे बड़ा जो काम है वो है मार्गदर्शक का। ऑन बिजनेस मतलब वो खुद की बिजनेस मानते हैं इसलिए वो सक्सेस है। तो वैसे ही कोई भी अगर लीडर ये बिजनेस को अपना मान ले तो वो 100% सक्सेस हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग। जैसे मैंने स्ट्रगल से सक्सेस तक ये रास्ता भी तय किया है, छोटा सा रास्ता। तो वैसे ही अर्जुन की तरह वो खुद अगर धनुर्विद्या सीखे और खुद चलाना सीखे, ये ना बोले कि मेरे अपलाइन मतलब भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं तो वो आएंगे वही चलाएंगे वही युद्ध जिताएंगे, ऐसा नहीं। आपको ऑन बिजनेस, आज मैं सर थोड़ा बहुत भी मैं ग्रो कर पाया हूँ तो सिर्फ एक ही वजह है कि मैं बिजनेस को अपना माना हूँ, अपना समझ के काम किया हूँ, तभी जाके बिजनेस ऑनरशिप लिया बिजनेस का, तभी ये ग्रोथ हो पाया सर। दैट्स ग्रेट। सर मेरे लाइफ का एक सबसे बड़ा मोमेंट था जब अभी मैं बुक लिख रहा था, तो एक डर भी था कि मतलब बहुत सारे से बुक मैंने देखे मार्केट में कि हर एक चीज़ के ड्रीम के ऊपर या ऑब्जेक्शन हैंडलिंग या डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बहुत सारे बुक हैं। मैंने भी एक प्रयास किया, छोटा सा प्रयास, कि मेरा भी एक बुक मैं लिखूं जो टीम को हेल्प करे उनके बिजनेस को ग्रो करने में। जो कुछ फार्मूला है, LTD जी हम जिनको बोलते हैं, एक फार्मूला है LTD जिनको हम बोलते हैं, लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। तो मैं सबसे ज़्यादा उनको फॉलो करता हूँ। पहले सीखिए, सिखाइए, फिर डुप्लीकेट करिए। तो उसी पर आधारित बिजनेस का ब्रह्मास्त्र एक ऐसा बुक है सर जो मैं आपको देना चाहूँगा, जो हर एक डायरेक्ट सेलिंग के लीडर की मदद कर सकता है उनको बिजनेस में ग्रो करने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद नारद साहू जी। डायरेक्ट सेलिंग पे और लर्न, टीच, डुप्लीकेट पे है तो निश्चित रूप से ये बहुत सारे व्यूअर्स के लिए उपयोगी होगी। ये अमेजोन पे अवेलेबल है, प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाती है? यस सर, अमेजोन पे भी है, अमेजोन पे भी है। राइट। तो कहते हैं ना कि गिफ्ट के साथ में एक रिटर्न गिफ्ट जरूरी है। तो ये हमारी 3 किताबें हैं, डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने। इसमें हमने बेसिक्स दिए हैं, टीम बिल्डिंग कैसे करनी है, और टीम बनने के बाद में बहुत सारी ज्वाइनिंग आ जाएंगी तो उनको फिर लीडरशिप डेवलप करने के लिए कोर स्टेप्स जो होते हैं हमारे, गोल, काउंसलिंग और आपका डुप्लीकेशन, फंक्शन में आना, वो सारी की सारी चीज़ें इन 2 में हमने की हैं। तो ये एक CWSV की तरफ से आपको सादर भेंट। और आपसे बातचीत करके समय बहुत लंबा हो गया, समय की लिमिटेशन रहती है, लेकिन फिर भी हम लोग मिलते रहेंगे। हमारा तो एक ही स्लोगन है कि जो एक बार आ गया वो बस फिर
इंडस्ट्री का हो जाता है। राइट। तो एक बार फिर सभी व्यूअर्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बंद होता है सर। थैंक यू। ये थे नारद साहू जी, छत्तीसगढ़ से। डायरेक्ट सेलिंग में स्पेशली यूथ के लिए रोल मॉडल हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे जितने भी एपिसोड आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर आप इनका ऑडियो वर्जन देखना चाहते हैं तो ये सारे के सारे स्पॉटिफाई पे अवेलेबल हैं। स्पॉटिफाई पे आप गाड़ी चलाते हुए, घूमते फिरते आप ऑडियो का आनंद ले सकते हैं। तो सारे के सारे एपिसोड आपको स्पॉटिफाई पे भी मिल जाएंगे। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।